नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वो एक कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। केजरीवाल के सिलसिले में ये लागू हो रहा है। अब हरि की कथा तो अनंत है, लेकिन केजरीवाल जी हरि नहीं है। लेकिन इनकी कथा भी अनंत होते जा रहा है। जितना आप जानने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल को, आप उतने अनजान बनते जाएंगे। हर दिन आपको नया केजरीवाल मिलेगा, हर चाल केजरीवाल की नई मिलेगी और हर निशाना केजरीवाल का नया मिलेगा। मंजिल क्या है केजरीवाल की, यह भी किसी को मालूम नहीं है। वो जाना कहां चाहते हैं, पहुंचना कहां चाहते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया तो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे। लोकपाल का नारा दिया तो इसलिए कि सबको सबके अधीन लाना चाहते थे, लोकपाल के अधीन लाना चाहते थे। राष्ट्रपति भी अधीन है, प्रधानमंत्री भी अधीन है, कैबिनेट भी अधीन है, जज साहब भी अधीन है, सबके ऊपर लोकपाल है। लोकपाल आ जाएगा, करप्शन बिल्कुल दूर हो जाएगा। कुछ नहीं आया। फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता में शामिल होना पड़ेगा, राजनीति के दलदल में उतरना पड़ेगा, उतरेंगे ही, उतरना ही पड़ेगा। इन्होंने हमें चुनौती दी है, हम इन्हें करके दिखाएंगे। राजनीति के दलदल में उतर गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हम रूल ऑफ द गेम चेंज करने के लिए आए हैं। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम राजनीति का गेम चेंज करने के लिए आए, राजनीति का रूल चेंज करने के लिए आए। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं इस मामले में अरविंद केजरीवाल। अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनका जो रूल था, वो रूल था भ्रष्टाचार का, झूठ का, इधर उधर का, कोई प्रॉपराइटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं इसका। अब उस रूल को ये तोड़ करके एनार्किज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम रूल ऑफ द गेम चेंज करने के लिए आए। तीसरा कि मुख्यमंत्री के बाद ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, ये तय अरविंद केजरीवाल नहीं कर पा रहे हैं, या हम आप नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को तो मालूम है, हमें और आपको हर दिन अरविंद केजरीवाल को खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं और अरविंद केजरीवाल हैं क्या, प्रत्येक दिन। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं आज, इसलिए कह रहा हूं कि कल अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश भेजा और उसके बाद एक पत्र लिखा। 27 बिंदु पत्र में थे और पत्र किनको था संबोधित किया हुआ था, हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। खैर, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि इस मामले में वो चाहते तो इस पत्र को गोपनीय रख सकते थे और ये पत्र सिर्फ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को संबोधित था, उन तक पहुंचना था। उन्होंने इसे पब्लिक कर दिया, कोई बात नहीं। अब इस पत्र से एक बहुत बड़ा एक्सपोजे सामने आ गया। वो कहते हैं ना, गुनहगार अपने गुनाह की निशा छोड़ते चले जाते हैं। वो लाख शातिर हो, लाख चतुराई करे, लेकिन कुछ ना कुछ वो निशान छोड़ ही देते हैं। वही केजरीवाल है। अपनी चालाकी में केजरीवाल अब पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, लंबा फंसते जा रहे हैं। अगर वो ये पत्र ना लिखते, अगर वो इस एक बात का जिक्र ना करते, तो आज ये बात पता नहीं चलती कि अरविंद केजरीवाल ने पर्दे के पीछे कितना बड़ा गुल खिलाया है। सेटिंग कोई इधर उधर से नहीं, एक जज के साथ सेटिंग किया है, और वो भी रिटायर्ड जज के साथ। और उस जज के साथ सेटिंग का फलितार्थ क्या है, उसका एल्ड क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो बताएंगे। और इस पूरे प्रकरण में अन्ना हजारे की एंट्री कैसे हो रही है, ये भी बताएंगे। अन्ना हजारे का वो कौन सा सबूत है जो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से बेनकाब कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार दोबारा जुड़ गए हैं नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, आप देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं, मैं तो आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और कुछ दिन पहले जो चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे कि न्याय ध्वज होना चाहिए, न्याय का मंदिर होना चाहिए, मुझे तो लगता है आपको न्याय का मंदिर बनाना चाहिए और दिल्ली एनसीआर में बनाना चाहिए। आप देश की आर्थिक राजधानी से काम नहीं चलेगा, आपको न्याय का मंदिर दिल्ली एनसीआर में बनाना चाहिए, वरना ही धूर्तों से मुकाबला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं आप जानना चाहता हूं नीलेश जी कि कल के पत्र में क्या एक्सपोजे कर दिया, जो वो छुपाना चाहते थे वो छुपा नहीं, अब एक्सपोज हो गया। सुनिए, क्या रहता है
कि इनके अगर सलाहकार कपिल सिब्बल जैसे रहेंगे तो यही काम होगा। अभी अभी गौर कीजिए, इन्होंने अन्ना हजारे जी को धोखा दिया था और अन्ना हजारे जी के ही एक केस की वजह से इनका सारा भांडाफोड़ हो गया। इनका जनता के सामने तो अभी ये खत्म है, अभी जो मैं दिखाऊंगा ना, तो जनता मतलब कौन सी, जो फेयरली डिसाइड करेगी, जो ना हमारी बात माने ना केजरीवाल की बात माने, जो फैक्ट दिख रहा है उस पर माने, अन्ना हजारे जी का केस सुने, उसके बाद में जनता निर्णय ले। और लॉ के हिसाब से तो है, अभी इनका तो लॉ के हिसाब से इनका काउंटडाउन स्टार्ट है। अभी पहला पॉइंट बताता हूं। इन्होंने कल पत्र में, अभी इन्होंने क्या किया, इनका अर्जी रेक्यूजल का रिजेक्ट हुआ। अगर ये इनके जो भी वकील होंगे उनकी सलाह पे जो केस लॉ लाकर दिया, तो केस लॉ के बजाय थोड़ा अलग तरीके से बात करते तो हो सकता है इनकी बात मानी भी जाती है। उस पर हम अलग बात करेंगे, छोड़ दीजिए विषय। इन्होंने क्या किया, कोर्ट को बना दिया एक ड्रामा स्टेज, नाटक का रंगमंच बना दिया। आप और सलाह देने वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया। सलाह देने वालों का क्या था कि ये डैमेज होगा तभी तो राहुल गांधी अनोपोत रहेगा ना, मतलब विपक्ष में दूसरा चेहरा नहीं रहेगा। बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, तो दूसरा चेहरा नहीं रहेगा। अब इनके पास में ऑप्शन नहीं है राहुल गांधी के, कांग्रेस के वकीलों के सिवा, या जो भी है उनका अपने को नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी ने इनको सलाह दिया या भगवान ने इनकी मति मारा, जाको प्रभु दारुण दुख दीना उसकी मति पहले हर लीना, या फिर और आगे जाके मैं बोलता हूं कि जब नाग मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो हुआ क्या, इन्होंने सब बातें छोड़ी, ड्रामा लेकर आ गए और वहां पर रोड के जैसा भाषण देते हैं उसके मैदान में, रामलीला मैदान में, वैसा भाषण चालू कर दिया। लेके उसके आधे घुमा चालू। अब इंस्टीट्यूशन का फिर यह हो गया ना कि भाई आप ऑनेस्टली मांगते तो कोई बात नहीं थी, आप उसका इश्यू बना रहे हो। आप उन्होंने फिर कोर्ट ने ऑर्डर के साथ में रिजेक्ट किया। अब मैं 1 मिनट के लिए केजरीवाल जी के साथ में, 1 मिनट के लिए, वो बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे, लेकिन ऐसा मान के चलो एक पॉइंट पे कि भाई आप कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ में अन्याय हुआ है, जस्टिस शर्मा मैडम का आदेश गलत है, तो आपके पास तो वकीलों की फौज है, तो आपको सिंपल काम तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा देते, विषय खत्म ना। अब इन्होंने वो काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया, दूसरा एक नया कॉन्स्पिरेसी रचा, और ये कॉन्स्पिरेसी में इनके साथ में आ गए एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो ऑलरेडी जो करप्शन के चार्ज के आरोप में है और जनता के नजर में बहुत बेईमान जज है। उनका नाम है अभय ओक। तो अब अभय ओक भ्रष्टाचारी कैसे, ताकि मैं कहूंगा इससे भ्रष्टाचारी नहीं हो गए, अभी ये रिकॉर्ड बता रहा हूं और जनता तय करेंगे। आप देखिए 2016 में एक जनहित याचिका दायर की गई अन्ना हजारे जी के द्वारा, PIL नंबर 42 ऑफ 2016। याचिका किसके पास में आई, इन्हीं जस्टिस अभय ओक के सामने। तो पहले मैं जस्टिस अभय ओक और इनका कनेक्शन बता देता हूं, फिर जस्टिस अभय ओक क्या है वो बताता हूं मैं। जस्टिस अभय ओक के हाथ से एक स्टेटमेंट दिलवाया गया इनके प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत। अभी जस्टिस अभय ओक सिलेक्टेड बात करते हैं, मतलब मैं बताता हूं कि अगर उनको ये लग गया कि जस्टिस विंटर नरीमन करप्ट है तो उस पर नहीं बोलने का,
जस्टिस दीपक गुप्ता करप्ट है, उस पर नहीं बोलने का। ये रिटायर्ड जजेस के नाम बता रहा हूं मैं। और इनको लगा कि केजरीवाल बेईमान है, उस पर नहीं बोलने का। लेकिन इनको लगा कि केजरीवाल फंस रहा है, फिर तो यार गलत हो जाएगा काम, देश को भ्रष्टाचार बढ़ाने का, डिस्टेबलाइज करने का उनका जो मिशन है वो फुलफिल नहीं होगा। ये वो वाले व्यक्ति को सिस्टम के अंदर है। फिर वो आ जाते हैं और जस्टिस सोमकांत शर्मा जी को लोगों की नजर में नीचा दिखाने के लिए ये भ्रष्ट अभय ओक, जस्टिस अभय ओक, माननीय भ्रष्टाचारी जस्टिस अभय ओक, थोड़ा सा जो है ना रिटायर्ड जज है ना, तो माननीय भ्रष्टाचारी जस्टिस अभय ओक एक स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे अगर अधिवक्ता परिषद में बुलाते तो मैं नहीं जाता, जजेस में जाना नहीं चाहिए था। सेटिंग देखिए, और सेटिंग देखिए। हाँ, और उसके न्यूज को फिर इनका लेफ्ट इको सिस्टम, वो बिकाऊ मीडिया, वो दलाल लोग, इन्होंने बहुत वायरल किया। कोई बात नहीं, आप पहली चीज, अधिवक्ता परिषद तुम्हारे जैसे लोगों को बुलाते हैं क्यों? तुमको वहां पर लेने वाला दूसरा भ्रष्टाचार, कॉलेज में इनको ऊपर लेने के लिए गवर्नमेंट मना कर रही थी, एमएच को नहीं लेने का है, उस समय के सीबीआई मना कर रहे थे। लेकिन एक ही था, कौन? एक देशद्रोही दस्ता अपना रोहिंटन नरीमन, जिसने बोला कि नहीं वो चाहिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेज में था, उन्होंने झगड़ा कर करके इनका नाम देने लगा, ऐसी न्यूज आई थी। अब वो जस्टिस रोहिंटन नरीमन कौन है? वो ये कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा सेक्युलर बोले अकबर था। बाद में कमाल हो रहा है देश में। और दूसरी चीज देख रहे हैं, सब कुछ हमारे दर्शक सब देख के तय करेंगे इस देश में चल क्या रहा है। और दोनों बाप बेटे, जस्टिस रोहिंटन नरीमन और उसके पिताजी फनी नरीमन, इनका एक वो बोलते थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है कि इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, भारत के टुकड़े हो गए इंशाल्लाह, ये जो भी बोलने वाले लोग थे, और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। उनका कहना था कि ये गुनाह में होता है, इनके खिलाफ केस नहीं चलना चाहिए। ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया था इंडियन एक्सप्रेस में फनी नरीमन ने, और ये बाप बेटे हमेशा वही नैरेटिव चलाते थे। और उनके इसमें फिर जस्टिस दीपक गुप्ता, फिर अभय ओक, तो ये इनका पोट्री। तो चलो कोई बात नहीं, वो सरकार निपट लेगी उनको। अब क्या हुआ, ये तो एक अलग पॉइंट होगा, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। अन्ना हजारे जैसा आदमी बेचारा है, सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने पूरे प्रूफ जमा किए और जनहित याचिका डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में। वो मैटर आया इन्हीं अभय ओक के पास में, और ये अभय ओक साहब, माननीय भ्रष्टाचारी ओक साहब, ये क्या कह रहे मालूम है अन्ना हजारे जी को? उन्होंने कहा देखो ये 25,000 करोड़ के करप्शन के प्रूफ से अगेंस्ट शरद पवार। तो ओक साहब क्या बोलते हैं मालूम है उनको? आप सीधा हाईकोर्ट में कैसे आ गए? मतलब अन्ना हजारे जैसे आदमी को ये भ्रष्टाचारी इस तरह से बात कर रहा है। बोले आपको पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था। अब मैं दो चीज बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्लियर है, बॉम्बे हाई कोर्ट का लॉ क्लियर है। नोएडा वर्सेस नोएडा का 2011 का सुप्रीम कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आपके परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट है, प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट का 2012 का जजमेंट, और बाद में चारू मेहता का जजमेंट है कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। और अगर कोर्ट को लगा कि बहुत सीरियस मैटर है तो कोर्ट ने वो पूरी पिटीशन को सीबीआई में बोलना है कि ये पूरी पिटीशन ही आप एफआईआर बोल के ट्रीट करो, ये लॉ है। लॉ के बाहर जाकर आरोपियों को बचाने के लिए ये आपके माननीय भ्रष्टाचारी अभय ओक कह रहे हैं कि मिस्टर हजारे आप सीधा कोर्ट में कैसे आ गए, चलो जाओ कोर्ट में जाओ, बाद में आना। तो आगे आप जनता बताए कि ये जज
वहां बैठ के न्याय का, जुडिशरी का, जस्टिस का काम कर रहा है कि यह आदमी भ्रष्टाचार को बढ़ाने का और देश को खोखला करने का, आरोपी को बचाने का काम कर रहा है। ये देश की जनता है।